हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मैं शशांक सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक आज बेसिक लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसमें हम चार्ज के बारे में बताएंगे, चार्ज के प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो पहले मैं बता दूं इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स का वैसा ब्रांच है जिसके अंदर स्टैटिक चार्जों के बारे में अध्ययन करा जाता है। स्टैटिक चार्ज मतलब रेस्ट चार्ज, यानी कि जब चार्ज रेस्ट में हो तो उसके बारे में अध्ययन करने वाले फिजिक्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक आप कह सकते हैं। तो खैर उसके बारे में तो हमें जानना भी नहीं है, हमें चार्ज के बारे में जानना है। तो चार्ज क्या होता है, तो चार्ज क्या होते हैं ज़रा उससे पहले आप समझो। तो चार्ज क्या होते हैं पहले मैं आपको बता दूं चार्ज क्या है। तो चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट के फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं जिसके कारण उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होना शुरू हो जाता है। यानी कि किसी भी पार्टिकल के अंदर प्रेजेंट किसी पार्टिकल के अंदर बहुत सारे पार्टिकल मौजूद होते हैं, लेकिन वैसे फंडामेंटल पार्टिकल जिसके कारण वो जो पूरा ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होना शुरू हो जाता है। मैं बताना चाहता हूँ आपको, जैसे कि अगर हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं। एक ऑब्जेक्ट आपको मालूम होगा बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, तो इस सारे पार्टिकल को आप चार्ज नहीं बोल सकते। वैसे पार्टिकल, केवल वैसे पार्टिकल जिनके चलते इस टोटल ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने लगे, तो वैसे फंडामेंटल पार्टिकल को आप चार्ज कहते हैं। फिर से मैं बता दूं चार्ज किसे कहेंगे, फिर से समझो ध्यान से कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये काफ़ी सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो इन सारे पार्टिकल को आप चार्ज पार्टिकल नहीं बोलोगे, किसे बोलोगे? तो वैसे फंडामेंटल पार्टिकल, इस ऑब्जेक्ट के अंदर वैसे फंडामेंटल पार्टिकल जिसके कारण ये जो टोटल ऑब्जेक्ट है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होना शुरू हो जाए। समझ रहे हो आप? तो वैसे फंडामेंटल पार्टिकल को चार्ज बोलेंगे, ठीक। तो वैसे फंडामेंटल पार्टिकल को चार्ज बोलेंगे। इसे हम मिटा देते हैं। चार्ज समझ गया। और जो चार्ज होता है, चार्ज के बारे में एनसीईआरटी में 3-4 बातें दे रखी हुई हैं जिसे हम आज जान लेते हैं, ठीक है ना। तो चार्ज के बारे में पहली बात मैं आपको बता दूं, खैर ये बात आप जानते होंगे, पहले आपको मैं एक नोट में करा दूं कि जो चार्ज होते हैं, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी चार्जेज लाइक नेचर के, सेम नेचर के होंगे, वे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और डिफरेंट नेचर के होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी ये प्लस प्लस रिपेल करेगा, माइनस माइनस भी रिपेल करेगा, और प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। खैर ये आप 10th क्लास से ही जानते आए हुए हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, जिसमें पहला आएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी। चार्ज को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं, बट चार्ज को क्या कर सकते हैं? चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज। इसको एग्जांपल के तौर पे आप समझेंगे क्या? एग्जांपल, जैसे कि एक केमिस्ट्री का एग्जांपल मैं लेता हूँ, NaCl, साधारण नमक इसे हिंदी में बोलते हैं, Na++Cl-। इसको रिएक्टेंट, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में चार्ज टोटल कितने हैं? 0, और प्रोडक्ट साइड में 1 प्लस 1 माइनस, यानी कि +1 और -1 मिलके कितने? 0। यानी कि जितने रिएक्टेंट साइड में चार्ज उतने ही प्रोडक्ट साइड में चार्ज। तो इसको बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज यहाँ पे कंजर्व रहा, इस टोटल रिएक्शन में चार्ज हमारा क्या रहा? कंजर्व रहा। तो ये सारे एग्जांपल है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी जो चार्ज का है उस पर हम आते हैं। दूसरे प्रॉपर्टी पे मैं आता हूँ चार्ज के। तो दूसरा प्रॉपर्टी होता है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ
चार्जेज। आवेश की अचरता का सिद्धांत, ठीक है। तो ये क्या बताता है, Q रेस्ट इज इक्वल्स टू Q फाइनल। चार्ज Q से डिनोट करते हैं, आपको मालूम होगा। तो ये बताता है कि जो चार्ज होता है, चार्ज वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। सॉरी, Q रेस्ट बराबर Q मोशन, ठीक है ना। ये बताता है कि आवेश जो है, चार्ज जो है, वो ऑब्जेक्ट के मोशन या रेस्ट होने पे डिपेंड नहीं करता। आप ध्यान से देखो, टेक एन एग्जांपल। ये वहाँ मेरा ए ऑब्जेक्ट, ये रहा मेरा बी ऑब्जेक्ट। इस पे भी चार्ज बराबर 2 कूलम, इस पे भी चार्ज बराबर 2 कूलम। ये रेस्ट में और ये मोशन में। तो इस सिद्धांत के अनुसार ये बताता है कि ए चार्ज पे जिस पे 2 कूलम, ए ऑब्जेक्ट पे जिस पे 2 कूलम चार्ज है और बी ऑब्जेक्ट पे जिस पे 2 कूलम चार्ज है, एक रेस्ट में है, एक मोशन में है। तो जब ये रेस्ट में है और ये मोशन में है, यानी कहने का मतलब, तो जब ये मोशन में रहेगा तो इसके ऊपर का जो चार्ज है वो 2 कूलम ही बना रहेगा, और ये रेस्ट में रहेगा तो इसके ऊपर भी 2 कूलम चार्ज बना रहेगा। फिर से समझो, कहने का मतलब कोई 2 ऑब्जेक्ट ए और बी है, एक रेस्ट में है, एक मोशन में है। ये चल रहा है और ये रुका हुआ है, तो दोनों के ऊपर जो चार्ज होगा वो इनके चलने से घटेगा या बढ़ेगा नहीं। कहने का मतलब कि अगर इस पे 2 कूलम चार्ज है और ये चलने लगा, तो ये जो 2 कूलम है ना 3 कूलम होगा, ना 1 कूलम होगा, ना 1.5 कूलम होगा, 2 कूलम का 2 कूलम ही रहेगा। और ये 2 कूलम जो चार्ज है, ये भी अगर रुका हुआ भी है तो भी इस पे भी ये ना 1.5 होगा, ना 2.5 होगा, बस 2 कूलम का 2 कूलम रहेगा। एक और एग्जाम्पल टेक कर लेते हैं हमें। जैसे कि मान लो कि ये सर पे मेरे बाल हैं, इस सर पे अगर अभी मैं रेस्ट में हूँ और इस पे अगर 10 कूलम चार्ज है, और क्या मैं जब चलने लगूंगा तो ये जो मेरे सर पे बाल हैं, कि इन पे जो चार्ज मैंने बताया 10 कूलम थे, क्या वो चेंज हो जाएंगे? नहीं ना। तो इसी प्रकार मैं यही बताना चाह रहा था कि 2 ऑब्जेक्ट जो होंगे, एक रेस्ट में एक मोशन में होगा, तो उन पे चार्ज वेरी नहीं करेगा उनके मोशन से या फिर उनके रेस्ट में रहने से। इसको बोलते हैं आवेश की अचरता का सिद्धांत। थर्ड नंबर जो है हमारा बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन, आवेश का क्वांटीकरण, इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि कोई भी जो चार्ज होता है Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। n क्या है? n बराबर क्या है? नंबर ऑफ इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या होता है, 0 +1 -1 -2 +2 ऐसे करके आगे जाता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर ये ए है ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम इस पे चार्ज देना चाहते हैं तो कितना चार्ज दे सकते हैं? जो भी हम चार्ज दे पाएंगे वो होगा एक, पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, और एक प्रोटॉन पे चार्ज जो होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। तो किसी भी अगर वस्तु पे हम चार्ज देना चाहें तो कितना दे सकते हैं पहले? तो जब भी देंगे वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा। इंटीग्रल मल्टीपल कहने का मतलब ये होगा कि ना तो वो 2.5 E होगा या फिर ना ही वो 3.5 E होगा। जब होगा तो 1 E हो जाएगा, 2 E हो सकता है, 3 E हो सकता है, 4 E हो सकता है, -4 E हो सकता है, वो सही है। लेकिन वो कभी भी 2.5 E 7.5 E ऐसा नहीं आएगा। यानी कि n का वैल्यू Q बराबर, हम अगर इस पे 2.5 E दे दें तो ये गलत है, लेकिन वहीं अगर हम Q का वैल्यू 2 E दे दें तो ये सही है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी Q आएगा वो इंटीग्रल मल्टीपल, ये जहाँ पे ये जो n है नंबर ऑफ इंटीजर, यानी कि 0 +-1 +-2 एक्सेट्रा, बहुत सारे चीज़ टर्म हो सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि जो n का वैल्यू है ये हमेशा एक इंटीजर ही होगा, ना ही डेसिमल में आने वाले कोई भी नंबर नहीं आ पाएंगे। तो ये रहा हमारा टोटल चार्ज के ऊपर हमारा लेक्चर। और एक तो बात बता दूँ, जो SI यूनिट होते हैं, सॉरी SI यूनिट चार्ज का SI यूनिट क्या होता है? कूलम। C से डिनोट करते हैं SI यूनिट, इसके SI यूनिट को C से डिनोट करते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज मैंने बता ही दिया, एक प्रोटॉन में चार्ज मैंने बता दिया।
ठीक है, दैट्स इट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए चार्ज के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सी या बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।